एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सबके साथ में ना एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि वो काफ़ी लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और हेल्पफुल भी हो। तो ये जो वीडियो है ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। इस टाइप की तैयारी अगर आप कर रहे हो, या फिर बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी 10th के 12th के एग्जाम्स फेब और मार्च में होने ही वाले होते हैं, ये जो टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेरा ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ में ये शेयर करूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आंसर शीट्स जो हमें मिलती है ना एग्जाम में, उनमें आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर्स को कैसा लिखें कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर यानी कि अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सकें। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, हमें आंसर्स भी बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं, फिर भी हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना कि हमारे और फ्रेंड सर्कल में हम देखते हैं कि जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और वो लोग अच्छा स्कोर कर जाते हैं, जबकि उनकी नॉलेज हमसे डाउन होती है। फिर हम सोचते हैं कि यार हम तो इतने पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन हमारे दोस्त ने हमसे ज़्यादा नंबर अचीव कर लिए, ऐसा क्या उसने करा होगा कि इसने ज़्यादा अच्छे नंबर पा लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि आप जब आंसर्स लिखते हो तो आपका राइटिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने किस तरीके का राइटिंग है। पता चले आपका राइटिंग इतना गंदा है कि टीचर को समझ ही नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है, तो टीचर आपको नंबर कैसे देगा। हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो, लेकिन राइटिंग अगर आपका उतना अच्छा नहीं होगा, आपके वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे होंगे कि आपने कहाँ टी बनाया, कहाँ एफ बनाया, कहाँ क्या लिखा है, तो कैसे टीचर को समझ में आएगा कि आप कैसे बच्चे हो या आपका कैसा आंसर है। देखिए, जब तक आप 8th 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हो तब तो क्या होता है कि जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं स्कूल में वही आपकी आंसर शीट्स को चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं 5-6 महीने में टीचर को पता लग जाता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर इस बच्चे को टी ऐसे बनाता है ये बच्चा, तो टीचर को पता होता है। लेकिन जब आप 10th क्लास में आते हो या फिर आप 12th में आ जाते हो या फिर ग्रेजुएशन में होते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देने लगते हो, तो क्या होता है कि आंसर शीट जो आपके चेक करते हैं ना टीचर, उनका दूर दूर तक आपसे कोई लेना देना नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि आप पढ़ने में कैसे हो या आपका राइटिंग कैसा है। वो तो सीधे जैसे ही आंसर शीट्स आपके देखते हैं ना, बस उसके जरिए ही वो आपका आइडिया लगा पाते हैं कि आप पढ़ने में कैसे हो या आपको आंसर्स देना किस तरीके से आता है, किस तरीके के आंसर्स आप दे रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर शीट के जरिए ही जान पाते हैं जब वो आपकी आंसर शीट को चेक करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि हमारा उन टीचर से कोई कनेक्शन नहीं है, टीचर हमें ढंग से जानते नहीं है कि हम पढ़ने में कैसे हैं, तो वो कैसे आपको नंबर दे देंगे। भाई वो सिंपैथी तो आपके साथ कर नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि आप 8th क्लास तक होते हो, 9th क्लास तक होते हो, तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो सोचते हैं हाँ बच्चे को आ तो रहा था, उसने थोड़ा बहुत गलत किया, चलो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन ये जो टीचर्स होते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, जो आपको जानते नहीं, वो आपके साथ सिंपैथी नहीं कर सकते। वो नहीं जानते कि आप कितने अच्छे हो पढ़ने में या क्या हो। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है। आंसर शीट्स में सब कैसे प्रेजेंटेबल बनना है इस पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट आपके पास 3 तरीके की चीजें होनी चाहिए। पहला ब्लू पेन, ब्लैक पेन और एक हाइलाइटर। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप ब्लैक पेन को हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हो। और स्केल भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हम आंसर शीट्स हमें जो मिलती हैं उसमें मार्जिन लाइंस नहीं होती है। भले ही आप मैथ का एग्जाम ना दे रहे हो, आप सोचते हो कि मैथ्स में स्केल की जरूरत पड़ेगी, हमें इसमें क्या जरूरत है स्केल की। थ्योरी वाले में कभी कभी क्या होता है बच्चे स्केल ले जाना भूल जाते हैं, लेकिन स्केल हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी आंसर शीट्स होती है ना उसमें मार्जिन लाइन नहीं मिलती है और हमें मार्जिन लाइन को खुद से ड्रॉ करना पड़ता है। मार्जिन लाइन का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि मार्जिन लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि हमारी जैसे नोटबुक्स होती है ना, नोटबुक में हमेशा एक मार्जिन लाइन बनी होती है ना साइड से, लेफ्ट हैंड के साइड में बनी होती है। और आप उसको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जब आंसर शीट पे लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला यही काम होता है, जब आपको 1-2 मिनट पहले आंसर शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, अगर मार्जिन लाइन आपके में नहीं बनी हुई है तो दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों साइड एक मार्जिन लाइन जरूर बनाइए। वो बहुत अच्छा लुक आता है उससे आपकी आंसर शीट में। दोनों तरफ जब आप मार्जिन लाइन को खींच लेते हो ना, तो जब आप आंसर्स लिखते हो ना तो वो थोड़ा अच्छी लगती है, प्रेजेंटेबल लगती है आपकी आंसर शीट। अब आंसर शीट में जो आप मार्जिन लाइन खींच रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल खींच दो। अगर आपको 15 से मिनट पहले अगर आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दी गई है तो डबल डबल लाइन खींच लीजिए। जो मार्जिन लाइन हम खींचते हैं ना उसको डबल डबल खींच लीजिए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए। दूसरी चीज़, जब आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें
तो क्या करिए, मार्जिन लाइन से कभी भी बाहर मत ले जाइए अपने वर्ड्स को। जो लास्ट के जो वर्ड अगर आपका बाई चांस मार्जिन लाइन से बाहर जा रहा है तो उस जगह को छोड़ दीजिए और दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि चलो ये वाला वर्ड मैं धीरे धीरे करके इधर बना देता हूँ, वरना जगह क्या होगा कि थोड़ी सी खाली खाली लगेगी। लेकिन नहीं, जहाँ आप मार्जिन लाइन से बाहर निकल गए ना तो टीचर नंबर कट कर देते हैं यहाँ पर हमारे। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एज ए टीचर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें टीचर्स फॉलो करते हैं कि अगर अच्छा रूल से के हिसाब से बच्चा बाहर जा रहा है, उसने मार्जिन लाइन तो बनाई हुई है और मार्जिन लाइन को ही यूज़ नहीं कर रहा है, मार्जिन लाइन से ही बाहर लिख दे रहा है, तो मार्जिन लाइन से बाहर कभी मत लिखिए, ना ही मार्जिन लाइन से पहले लिखिए। मार्जिन लाइन में पहले जो चीज़ें लिखनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर, ये आपका मार्जिन लाइन के आगे मतलब लिखा जाता है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन नंबर आप कोशिश करिएगा कि हमेशा मार्जिन लाइन के इधर रहे, और जो मार्जिन लाइन आपकी इस साइड जैसी होती है वहां पर मत लिखिएगा, वरना क्वेश्चन नंबर के भी आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें टीचर बहुत फॉलो करते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, ये यही होता है। दूसरी चीज़, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है, पूरा पेपर पढ़ने के बाद ऐसा एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर निकलेगा जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। उसमें आपको क्या होगा ना कि आपको अच्छे से वो क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है आपसे मिस्टेक नहीं होगी लिखते टाइम, और आप पहले पेज पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे टॉपिक को। हेडिंग जरूर यूज़ करिए। हेडिंग अगर आप यूज़ करते हो आंसर में तो क्या होता है कि आपके आंसर्स और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। जैसे कि अगर आपने हेडिंग यूज़ की तो जाहिर सी बात है जब हम हेडिंग यूज़ करते हैं तो हेडिंग को हमेशा ब्लैक पेन से लिखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये टीचर बताते नहीं हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या स्कूल्स में पढ़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्कूल्स में तो टीचर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, तो उनको इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि लिखना किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें जब बताते नहीं ना टीचर, तो बच्चे को तो खुद पता नहीं है खुद से कि मुझे किस तरीके से प्रेजेंटेशन रखनी है अपने आंसर शीट्स में, और वो जैसे जल्दी 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 एग्जाम के प्रेशर में लिख डालते हैं, और उनकी नोटबुक्स जो है, यानी कि सॉरी नोटबुक्स नहीं, उनके आंसर शीट जो है वो उतनी अच्छी नहीं लगती हैं दिखने में। और जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनका राइटिंग भी कुछ इसी तरीके का होता है, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन रखते हैं अपने आंसर शीट में, उसके नंबर उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर बाई चांस 10 नंबर का आंसर है और टीचर जैसे गंदा लिखते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं 10 नंबर तो कभी टीचर पूरे देते ही नहीं है, कभी कभी 7 दे देते हैं तो कभी 6 दे देते हैं। लेकिन जब एक बच्चे ने करेक्ट लिखा होता है, अच्छे राइटिंग में लिखा होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, कौन से जगह पे कौन सा पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन का कहाँ यूज़ करना है, ब्लू पेन का कहाँ यूज़ करना है, इस तरीके से जब बच्चा लिखता है ना, तो टीचर भले ही 10 आउट ऑफ 10 ना दे, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि 10 आउट ऑफ 9 तो जरूर आपको मिल ही जाएंगे 10 में से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब बात होती है कि ब्लैक पेन को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, तो देखिए क्वेश्चन जो हम लिखते हैं ना, वो ब्लैक पेन सबको पता होता है कि क्वेश्चन जो लिखा जाता है वो तो ब्लैक पेन से ही लिखा जाता है। लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं, आंसर में हमें कहाँ कहाँ ब्लैक पेन का यूज़ करना चाहिए ये आपको नहीं पता होता है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप थ्योरी वाला सब्जेक्ट आपका है, जैसे साइंस हो गया, मतलब साइंस में बायो हो गई, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये टाइप के जो थ्योरी वाले थोड़े सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, और एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है या संस्कृत है, इस टाइप के जो थ्योरी वाले जितने भी हैं आपके सब्जेक्ट्स, इनमें अगर आप लिख रहे हो, तो अगर आप किसी का भी कोटेशन लिख रहे हो, राइटर कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो उन सबको आप ब्लैक पेन से लिखिए। आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। और बाई चांस अगर आप आंसर जल्दी जल्दी में लिख गए हो, ब्लू पेन से आपने लिख दिया है, स्टेटमेंट को भी आप ब्लू पेन से लिख गए हो राइटर के, और आपने जो भी स्टेटमेंट के साथ साथ आपने जैसे डेफिनेशन हुई किसी चीज़ की, अगर आपने उसको प्रॉपर ब्लू पेन से लिख दिया, तो आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन तो आप कर ही सकते हो। इतना तो आप, जैसे आंसर आपने लिख लिया, बाय चांस आप अगर भूल गए हो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना, तो नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है उस राइटर का। या फिर कभी कभी क्या होता है, सन जो होती है, बहुत बार एसएसटी वगैरह में ज़्यादातर सन पूछी जाती है ना, कि कुछ कौन सी सन में क्या हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था, वो युद्ध कब हुआ था, तो ये जब सन आप लिखते हो ना, उसको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए। अगर बाई चांस ब्लैक पेन से नहीं लिख पा रहे हो तो ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। और हाईलाइटर, आजकल तो बच्चे बहुत समझदार हैं, वो लोग हाईलाइटर भी साथ में रखते हैं। हाईलाइटर को आप उससे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए और ज़्यादा लुक अच्छा आता है। ये जो होता है ना प्रेजेंटेशन, आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है। अगर बाई चांस
1-2 नंबर कम बन रहे होंगे ना, तो टीचर आपको ज़रूर आपको और एक्स्ट्रा नंबर देने की कोशिश करता है। राइटिंग पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि राइटिंग अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो आप कितना भी करेक्ट आंसर लिख करके आओगे ना, तब भी टीचर आपको अच्छे से नंबर नहीं दे पाएगा। एज ए टीचर मैं ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छे बच्चों की आंसर शीट्स आती है ना, तो हमें भी खुशी होती है कि मतलब काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है बच्चे ने, करेक्ट लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और यही आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर दिलाती है, या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आप दे रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर किसी भी तरीके के प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, थियोरेटिकल जितना भी आप सब्जेक्ट लिखते हो, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपके जो भी होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। क्योंकि पेन्स का यूज़ कहाँ करना है, किस तरीके से, कहाँ पे कौन से पेन से लिखना है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। समझ आ ही गया होगा आप लोगों को जो मैंने बताया। यानी हेडिंग अगर आपको डालनी है तो वो ब्लैक पेन से लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए। हेडिंग को कभी भी नीचे से लिखना मत स्टार्ट करिए। हेडिंग के साइड से अगर आप लिख रहे हो तो उसके एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हो ना, तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन रखोगे, दोनों तरफ मार्जिन लाइन रखिए, पूरी की पूरी आंसर शीट में मार्जिन लाइन खींच लीजिए। अगर बाई चांस नहीं है और अगर मिलती है मार्जिन लाइन, तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जब भी अपने एग्जाम दिया ना, कभी कभी इधर साइड तो मार्जिन लाइन मिलती थी लेफ्ट में, लेकिन राइट में कभी मार्जिन लाइन नहीं मिली है। तो मैं दोनों तरफ लाइन करती थी, इधर भी और इधर भी। अगर इधर मिल गई तो अच्छी बात है लेफ्ट में, और नहीं मिलती है तो फिर मैं उसको लेफ्ट में भी मार्जिन लाइन बना लेती थी और राइट में भी बना लेती थी। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता था हमारी आंसर शीट में। जब मैं लिखती थी ना, तो मुझे खुद में लगता था कि हाँ, मेरी आंसर शीट काफ़ी अच्छी जा रही है, अच्छी लग रही है लुक में। और सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। अब पता चले आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि अरे क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे तो क्वेश्चन नंबर 1 ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आंसर आ रहा है ना, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करिए। बस अगर लॉन्ग आंसर है तो आप ऊपर मेंशन कर दीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिए। कभी ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन नंबर मेंशन ना करें और कुछ का कुछ भी लिख डालें। इस सबसे बहुत फर्क पड़ता है। अपनी आंसर शीट को जितना हो सके उतना अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाइए। खुद से दिमाग लगाइए कि मैं किस तरीके से, अब ऐसा नहीं है कि पता चले आप हाइलाइटर पे हाइलाइटर ही यूज़ किए जा रहे हो। नहीं, जहां मैंने बताया है वहां आपको हाइलाइटर यूज़ करना है। जैसे कि सन अगर आ रही है, कहीं पे सन आपको लिखनी है, सन को हाईलाइट कर दीजिए। कोई राइटर है, किसी राइटर का आप स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उस राइटर का नेम, उसका स्टेटमेंट, इनको अंडरलाइन कर दीजिए, उनको हाईलाइट कर दीजिए। इस तरीके से ना आंसर शीट बहुत अच्छी लगती है और नंबर अच्छे आते हैं। जो ये टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो बहुत अच्छे से टॉप करते हैं, 90% लेके आते हैं, ये ऐसे ही नहीं लेके आते हैं। उनकी जो आंसर शीट्स हैं वो बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट करते हैं। आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी मतलब वैसे तो टाइम नहीं बचा है, फैब बस आने ही वाला है, लेकिन अभी इस टाइम पे क्या करिए, पूरा 3 आवर्स का जो टाइम होता है, आप अपनी खुद से आंसर शीट्स घर पे बनाइए। 15 से 20 पेजेस की जो भी आंसर शीट आप बनाओ, उसको क्या करिए, अगर इस टाइप की आंसर शीट्स आ रही हैं आपकी रेक्टेंगल शेप में, तो आप क्या करिए कि मतलब रेक्टेंगल, इस टाइप का रेक्टेंगल शेप में अगर आपकी आंसर शीट आती है, तो फिर आप अपनी उसी तरीके से आंसर शीट को बनाने की कोशिश करिए घर में, स्टैपलर से स्टैपलर करके, और फिर रेगुलर 3 आवर्स तक उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जितने कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। यानी कि अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं या 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उतने ही क्वेश्चन को रेगुलर अटेम्प्ट करिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम 3 आवर्स में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और सबसे ज़्यादा दुख हमें तब लगता है जब हमें क्वेश्चन आ रहा होता है, आंसर आ रहा होता है और हमारा आंसर छूट जाता है, क्योंकि हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होती है अपने एग्जाम की को करने की। आप सीधे एग्जाम में जाके 3 आवर्स में लिखते हो तो कैसे आपकी आदत पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है, फेब से लेके मार्च जब भी आपके एग्जाम्स होने वाले, रेगुलर आप एग्जाम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेटअप आप लगाओ, पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन सेट्स हैं उनको आप सॉल्व करते रहो, जल्दी लिखने की कोशिश किया करिए। आपका राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा और प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपको आंसर शीट में अपने आप को प्रेजेंट करना है वो भी पता चल जाएगा, और आपके आंसर्स अच्छे भी होंगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। ये इतना तो मैं श्योर कह सकती हूँ। बाकी आपको फॉलो करना है नहीं करना है ये आपकी चॉइसेस होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कोई व्लॉग नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं आप लोग के साथ में ये वीडियो शेयर किया है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, ग्रेजुएशन के अगर बच्चे हैं तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आंसर शीट को कैसे अपना प्रेजेंटेशन रखनी है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आ चुके हो ना,
तो भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी तरीके से फॉलो करना होता है हमको रूल्स को। और ये छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं ना कि मार्जिन लाइन से बाहर नहीं लिखना है, ये सब कोई नहीं बताता है। ये सब बहुत छोटी छोटी क्लासेस होती है ना, उनमें कहीं बच्चों को टीचर सिखाते हैं, जब फर्स्ट में पढ़ रहे होते हैं ना बच्चे, तब जाके कई बच्चों को बताया जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे भूल भी जाते हैं कि हमारी टीचर ने हमको कैसे सिखाया था ये चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टिल देन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इतना लंबा वीडियो हो गया। बाय।